चलिए, तो प्रोनाउंस क्या होते हैं, शुरू में आपको ये सारी चीजें जो हैं बेसिक चीजें हैं बता रही हूँ मैं शुरू से ही। प्रोनाउंस आपको पता है कि नाउन की जगह पे कोई भी वर्ड आप लगाते हैं, ठीक है, नाउन की जगह पे या नाउन को रेफर करने के लिए या नाउन को रिलेट करने के लिए या नाउन के बारे में कुछ पोजेशन बताने के लिए, ये सारी चीजों के लिए हम लोग प्रोनाउंस वाले वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर हम डायरेक्टली नाउन की जगह पे लगा रहे हैं, यानी कि नाउन को उठा के किसी सेंटेंस में मुझे कुछ लगाना है, कोई वर्ड लगाना है, सेम जगह सेम मीनिंग कन्वे कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब, पर्सनल मतलब जो आपका सिर्फ आपका रहे, ठीक है, आप किसी के साथ और शेयर नहीं कर रहे हो। तो पर्सनल प्रोनाउंस मतलब कि सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज के लेकर ही आप वहां पर डाल सकते हो, किसी और जगह आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि नाउन में अगर मैं कह रही हूँ कि रवि इज गोइंग टू द मार्केट, तो रवि के लिए जो प्रोनाउन लगेगा, गुड मॉर्निंग बच्चे, यहाँ पर जो सेंटेंस रहेगा रवि इज गोइंग टू द मार्केट, ये आपका सेंटेंस है। तो इस जगह अगर मुझे रवि को उठा के कुछ ऐसा लगाना है कि सेंटेंस का सिमिलर मीनिंग, सिमिलर यानी कि वो जो रवि को उठा के जो मैंने वर्ड लगाया वो सिर्फ ये कन्वे करेगा कि वो रवि के बारे में बता रहा है, ठीक है। मुझे ये पहले बताना पड़ेगा कि रवि है, रवि के बाद फिर मैं उसके बाद बता सकती हूँ उसके लिए कुछ ऐसा वर्ड, अगर मैं सेम सेंटेंस यूज करूँ, जैसे रवि इज गोइंग टू द मार्केट, Ravi is going to buy a pen and a copy. Ravi is buying the pen and copy for his assignment. तो ये सारी जो चीजें हैं, इन सभी सेंटेंसेस में रवि आ रहा है बार बार। तो अगर मैं एक बार लिखूं कि रवि इज गोइंग टू द मार्केट, नेक्स्ट जो सेंटेंसेस हैं, नेक्स्ट बाकी जो दो सेंटेंसेस हैं, उनमें रवि की जगह अगर मैं कुछ ऐसा लगा देती हूँ जो कि सेम मीनिंग कन्वे कर रहा है, अगर मैं वहां पर रवि लिखती हूँ, ठीक है, तो उन्हें हम पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं, ठीक है। यानी कि पर्सनली रवि के लिए जो यूज हो रहा है वहां सेंटेंस में, रवि की जगह पर जो यूज हो रहा है, यानी कि उसको हटाकर, जो प्रोनाउन है उसको हटा के मैं अगर रवि लगाऊं तो सेंटेंस जो है वो सेम मीनिंग कन्वे करेगा, तो उन्हें हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। अब पर्सनल प्रोनाउन में यहाँ दो तरीके से होता है, एक होता है सब्जेक्टिव और एक होता है ऑब्जेक्टिव। ये जो है ये इस टेबल का हिस्सा नहीं है, ठीक है, इसीलिए इसके ऊपर कुछ लिखा नहीं है, पर्सनल प्रोनाउन ओनली दिस टाइप जो है, ये सारा जो है, लेट मी जस्ट डू दिस, ये इतना जो है, इतना आपका पर्सनल प्रोनाउन है बस, ठीक है, इतना आपका पर्सनल प्रोनाउन है। तो यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन में क्या क्या चीजें आपको ध्यान देनी है, लेट मी टेल यू। पर्सनल प्रोनाउन का आपका यहाँ पर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव रहता है, यानी कि आप यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह सेंटेंस में जो आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, क्या, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। इसके साथ आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, आर्टिकल हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, आपका जो भी एडजेक्टिव वगैरह, वो एडवर्ब हो गया, ये सारी चीजें आप ऐड कर सकते हो। बट बेसिक स्ट्रक्चर जो आपका सेंटेंस का होता है दैट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट की जगह अगर आप कोई प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, सब्जेक्ट में आपका नाउन लगा है और उसी की जगह आप किसी सेंटेंस में उसको सब्जेक्ट की ही जगह लगा रहे हो लेकिन उसकी जगह प्रोनाउन यूज कर रहे हो, तो वो आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा, सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। अगर आप उसे ऑब्जेक्ट की जगह लगा रहे हो, यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता क्या है सेंटेंस में, सब्जेक्ट जो कि काम कर रहा है, ठीक है, जो भी वर्ब हो रहा है, वर्ब मतलब काम जो भी हो रहा है, तो जो वर्ब कर रहा है, जो काम कर रहा है, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। और जिसपे उस काम का असर पड़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ किया और जिसपे इफेक्ट पड़ा, मैंने किया तो मैं सब्जेक्ट हो गई वहां पर, और जिसपे इफेक्ट पड़ा वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट की जगह अगर कोई प्रोनाउन लगेगा दैट इज सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन, एंड अगर ऑब्जेक्ट की जगह लगेगा दैट इज ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। अंडरस्टूड। अब यहाँ पर कितनी तरह से हम यहाँ पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं पर्सन वाइज, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, जो सेंटेंस बोलता है या जो सेंटेंस लिखता है, यानी कि अगर मैं सेंटेंस बोल रही हूँ तो मैं यहाँ फर्स्ट पर्सन हूँ,
आप में से कोई भी अगर बोलेगा तो वो फर्स्ट पर्सन रहेगा। ठीक है, फर्स्ट पर्सन यानी कि जो सेंटेंस अपने लिए बोल रहा है या जो सेंटेंस बोल रहा है। ठीक है, वो आपका फर्स्ट पर्सन हो गया। तो अगर मैं बोल रही हूँ तो मेरे लिए जब मैं कोई भी प्रोनाउन लगाऊंगी, अगर मुझे अपना नाम नहीं लगाना है किसी सेंटेंस में, तो मेरे लिए अगर मैं कोई प्रोनाउन लगाऊंगी तो वो आई लगेगा, क्योंकि इंडिविजुअल है। ठीक है, अगर फर्स्ट पर्सन है और सिंगुलर है तो आप आई लगाएंगे सब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट की जगह, यानी कि आप पे अगर किसी के काम का असर पड़ रहा है। ठीक है, अगर आप सिर्फ आप पे ही पड़ रहा है, ठीक है, किसी के काम का असर, और आपके सेंटेंस बोल रहे हैं, तो आप पर ये आपको यहाँ पर मी लगाना है। ठीक है, यानी कि ये सेंटेंस आप ही बोल रहे हो लेकिन किसी और ने काम किया और आप पे इफेक्ट पड़ रहा है उसका, तो इसीलिए आप यहाँ पर मी लिखोगे। अगर आपके साथ कोई और इंक्लूडेड है, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स इंक्लूडेड हैं उन सभी के साथ मिलके अगर मैं कोई सेंटेंस बोल रही हूँ तो मैं वी बोलूंगी, यानी कि जितने भी हैं यहाँ पर सबको इंक्लूड करके बोलूंगी। तो सब्जेक्ट की जगह जब लगेगा तो वी लगेगा, और ऑब्जेक्ट की जगह, यानी कि अगर हम पे किसी चीज का असर पड़ रहा है, ठीक है, और ये सेंटेंस मैं बोल रही हूँ या आप में से कोई एक बोल रहा है, हम सभी के लिए, ठीक है, तब यहाँ पर अस लगेगा। अगर नहीं समझ में आया तो बता देना, क्योंकि ये फाइल जब मैं सेंड करूंगी तो मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ सेंड करूंगी। ठीक है, कम से कम एक एग्जाम्पल हर एक चीज का रहेगा आपके पास। अंडरस्टूड। सेकेंड पर्सन होता है जिसको आप डायरेक्ट करते हैं सेंटेंस। ठीक है, यानी कि अगर मैं आपको समझा रही हूँ तो मैं आपके तरफ सेंटेंस डायरेक्ट कर रही हूँ, तो आप सभी मेरे लिए सेकेंड पर्सन हो गए। ठीक है, इफ आई एम स्पीकिंग एंड आई एम स्पीकिंग टू यू ऑल, तो यहाँ पर जितने भी प्रेजेंट है जो मेरी बात सुन रहे हैं, दे आर द सेकेंड पर्सन फ्रॉम माई साइड। ठीक है, मेरे लिए आप सेकेंड पर्सन हो गए। और अगर आपको मैं सब्जेक्ट की जगह डालूंगी, यानी कि आपको कुछ करने के लिए बोल रही हूँ या आपको कुछ करना है वो बता रही हूँ, तो ये चीज आपका यू आएगा। ये जो यू होता है या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के जगह पर चेंज नहीं करता है। जैसे आपका आई जो है वो चेंज होके मी हो जाता है, वी जो है वो चेंज होके एस हो जाता है, यू और इट चेंज नहीं होता है। ये दोनों चीजें जो हैं, दीज टू थिंग्स डोंट चेंज देयर फॉर्म। ठीक है, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के केस में दोनों चेंज नहीं करते हैं, दोनों सेम रहते हैं। ठीक है, बाकी सब चेंज करेगा लेकिन ये सब चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो भी आपका सेंटेंस रहेगा यू से चाहे इट से, ठीक है, तो यू वाला वही सारे सेंटेंसेस होते हैं जो आपका, और यू आप सिर्फ सिंगुलर के लिए नहीं प्लूरल के लिए भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका जैसे मैं यहाँ पर सब्जेक्ट बता रही हूँ, ठीक है, आई एम टीचिंग यू प्रोनाउंस, तो यू जो है वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया वहां पर, क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं यहाँ सब्जेक्ट हूँ। आप पढ़ रहे हो मुझसे तो आप वहां पर ऑब्जेक्ट हो गए, यानी कि मेरे पढ़ाने का इफेक्ट आप पे पड़ रहा है। तो यू जो होगा वो ऑब्जेक्ट में भी यू रहेगा। यहाँ पर यू जो है एक से ज्यादा भी रहेगा तो भी यू ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर 23 स्टूडेंट्स हैं तो सभी को मैं बोल रही हूँ 23 स्टूडेंट्स के लिए मैं यहाँ पर यू ही लगाऊंगी, उसके अलावा और कुछ नहीं लगाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर यू अगर सब्जेक्ट भी रहेगा, ठीक है, यू ऑल विल बी सेंडिंग मी द असाइनमेंट। तो यहाँ पर यू ऑल जो है, यू ऑल मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर एक से ज्यादा है। यू विल बी सेंडिंग द असाइनमेंट, दिस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। ठीक है, यू यू विल बी सेंडिंग मी द असाइनमेंट, तो यहाँ पर यू जो है वो आप सभी हैं, एक नहीं है या मैं नहीं हूँ इंक्लूड उसमें, सिर्फ आप लोग हैं यहाँ पर जो जिसको मैं सेंटेंस डायरेक्ट कर रही हूँ। ओके, थर्ड पर्सन, वो थर्ड पर्सन का मतलब जो पर्सन आपके सेंटेंस में इंक्लूड किया गया है लेकिन ना तो वो बोल रहा है ना ही वो सुन रहा है। यानी कि अगर मैं जैसे रवि के बारे में मैंने बताया, तो रवि जो भी है यहाँ पर वो ना तो यहाँ पर मेरी बात डायरेक्टली मैं उसको बोल रही हूँ, ठीक है, मैं ना रवि को बोल रही हूँ ना ही मैं रवि हूँ। ठीक है, तो यानी कि रवि के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन रवि यहाँ पर, मैं रवि को डायरेक्टली नहीं बोल रही, रवि के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, रवि कोई भी एक पर्सन हो सकता है,
तो उसको बता रही हूँ, तो उस केस में वो थर्ड पर्सन हो जाता है। थर्ड पर्सन यानी कि जो आपके सेंटेंस में इंक्लूडेड है, लेकिन आप उसके बारे में किसी को बता रहे हो, ठीक है, उससे बात नहीं कर रहे हो, वो किसी से बात नहीं कर रहा है, आप उसके बारे में कुछ बता रहे हो। इन दैट केस द पर्सन इज थर्ड पर्सन, ठीक है। अगर फीमेल है या मेल है, उसके हिसाब से हमने यहाँ पर डिसाइड कर रखा है कि किसको क्या देना है। तो अगर आपका मेल है तो आप ही लगाएंगे सब्जेक्ट की जगह और हिम लगाएंगे ऑब्जेक्ट की जगह। यानी कि अगर उसको काम करना है ये बोल रहे हो, ठीक है, वो काम कर रहा है बोल रहे हो, तो ही लगाओगे, और उस पर इफेक्ट पड़ रहा है तो हिम लगाओगे। शी जो होता है वो आपका फीमेल के लिए यूज होगा, और ऑब्जेक्ट में अगर लगेगा तो हर यूज होगा। यानी कि शी इज डूइंग समथिंग, तो शी आपका सब्जेक्ट है तो शी लगेगा। दिस इज डन टू हर, यानी कि उसको किया गया या उसके लिए किया गया, यानी कुछ कुछ भी इफेक्ट अगर कर पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट अगर वो है तो हर लगाएंगे। तो एज आई टोल्ड यू, इट जो है यू की तरह आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं करता है। लेकिन इट हम कहाँ यूज करते हैं? इट हम बेसिकली यूज करते हैं जहां पर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो, और सिंगुलर के साथ साथ, ठीक है, सिंगुलर तो है ही, उसके साथ साथ आप जेंडर नहीं स्पेसिफाई कर रहे हो। जैसे एक अनबॉर्न चाइल्ड, ठीक है, जो पैदा नहीं हुआ है, उस बच्चे का जेंडर आपको नहीं पता है, तो उस केस में जब आप उसको रेफर करोगे तब आप उसके लिए इट यूज कर सकते हो। जो जानवर हैं, ठीक है, अगर पेट नहीं है, पेट होगा तो ऑब्वियसली उस ओनर को उसका जेंडर पता होगा। अगर पेट नहीं है, सड़क चलते कोई जानवर दिख रहा है, तो उसका जेंडर आपको नहीं पता स्पेसिफिकली, तो उस केस में आप उसके लिए इट यूज करोगे, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का जेंडर नहीं होता है, तो ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, चेयर है, टेबल है, बेड है, विंडो है, डोर है, ये सिंगुलर है, तो इनके लिए आप इट यूज करोगे, ठीक है। तो ये 3 चीजें होती हैं जिनके लिए आप इट यूज करते हो। इसके अलावा आप इट यूज नहीं कर सकते हो कहीं भी। आप अगर कोई ह्यूमन बीइंग है जिसका जेंडर आपको पता है, जैसे मैंने रवि नाम लिया, तो रवि नाम से ही पता चल रहा है कि मेल पर्सन है, तो उसके लिए मैं ही लगाऊंगा, सॉरी ही लगाऊंगी, इट नहीं लगाऊंगी, ठीक है। इट मतलब हो जाता है कि जहां आप जेंडर स्पेसिफाई नहीं कर रहे हो या नहीं कर सकते हो। तो अगर मैं डोर के बारे में बात कर रही हूँ, तो डोर का कोई जेंडर नहीं होता है, तो इस केस में आप इट लगाएंगे। अगर आपका कोई एनिमल है, ठीक है, तो एनिमल का अगर आपको नहीं पता है कोई जेंडर, ठीक है, कोई भी एनिमल हो सकता है, इवन दो यहाँ पर जेंडर के हिसाब से जो नाम है आपके जो एनिमल्स होते हैं, उनके नाम जेंडर के हिसाब से आइडेंटिफाई कर रखे हैं हमने, उसके बावजूद जस्ट बिकॉज आपने देखा, तो आप नहीं कह सकते हो कि वो वहां पर एनिमल जो है वो मेल है या फीमेल है, तो उसके लिए आप इट लगाओगे, ठीक है। जो अनबॉर्न चाइल्ड है या फिर जो बच्चा भी है जिसके बारे में आपको जेंडर नहीं पता है, फॉर एग्जाम्पल आपके किसी फ्रेंड का बच्चा हुआ है, तो आपको नहीं पता है कि मेल है फीमेल है, उस केस में भी आप उसके लिए इट यूज करोगे। अगर आप बेसिकली किसी चाइल्ड के बारे में बात कर रहे हो, नॉर्मल कोई भी चाइल्ड हो सकता है, ठीक है, दुनिया में कोई भी चाइल्ड हो सकता है, कोई एक चाइल्ड है, ठीक है, या फिर हर एक चाइल्ड को आप इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूटिव में रेफर कर रहे हो, तो उस केस में भी आप इट यूज करोगे, ठीक है। दे आप यूज करते हो जब आपका जो सब्जेक्ट या सब्जेक्ट रहता है थर्ड पर्सन में, वो एक से ज्यादा है। प्लूरल के लिए आप दे यूज करते हैं, और ऑब्जेक्ट में देम यूज करते हैं, ठीक है। दे वेंट टू द गार्डन, ठीक है, दे आर जस्ट रनिंग अराउंड, ठीक है। तो यहाँ पर दे जो है वो एक से ज्यादा है, चाहे एनिमल हो चाहे आपका ह्यूमन हो, सबके लिए आप दे यूज करते हैं, ठीक है। देम यूज करेंगे जब आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा, यानी कि आई गेव माई ओपिनियन टू देम, आई गेव द असाइनमेंट टू देम, ठीक है, आई टोल्ड देम टू सबमिट मी द असाइनमेंट। यहाँ पर देम जो भी रहेगा वो ऑब्जेक्ट केस में, यानी कि मैंने जो भी किया उसका इफेक्ट जिस पे पड़ा उसके लिए मैं देम लगाऊंगी,
किसी को भी कोई भी स्पेसिफिक डाउट पर्सनल प्रोनाउन में? यहाँ तक पर्सनल प्रोनाउन को किसी को भी कोई डाउट कि पर्सनल प्रोनाउन कौन सा कहाँ पे लगेगा? नो मैम। Okay, if you don't have any doubt, then let's move on to the next part. Next part है आपका, let me just show you, possessive pronoun जो होता है, ये सारे words आपके possessive pronoun में आते हैं। ये blank नीचे जाना था लेकिन ये ऊपर ही रह गया, वो edit में बाद में कर दूंगी, अभी समझ लीजिए। तो यहाँ पर आपका ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये जो पूरा पोर्शन है, ये आपका आता है पोजेसिव प्रोनाउन के अंदर, ठीक है। तो इसमें कैसे आप डिसाइड करेंगे कि किसके लिए क्या लगाना है? तो इसी बेसिस पे, ठीक है, फर्स्ट पर्सन के लिए आप ये सारी चीजें लगाएंगे, सेकेंड पर्सन के लिए आप ये सारी चीजें लगाएंगे, थर्ड पर्सन के लिए आप ये सब लगाएंगे। इसी वजह से ये इसी एक टॉपिक में या फिर इसी एक चीज में रह गया है, इसीलिए यहाँ पर दूसरे टेबल में नहीं रखा गया। अंडरस्टूड? सो यहाँ पर आपका मी और माइन जो है, दोनों में से कब कहाँ लगेगा? मी आपका माई आपका लगेगा जब आप किसी पोजेशन, पोजेशन का मतलब क्या होता है? पोजेशन का मतलब होता है जब आप यहाँ पर किससे रिलेट कर रहे हो, ठीक है, किससे रिलेट कर रहे हो या किसी के बारे में रिलेशन बता रहे हो, उस केस में जब यूज होता है तब आपका ये पोजेसिव प्रोनाउंस यूज होते हैं, ठीक है। तब आपके ये सारे पोजेसिव प्रोनाउंस जो हैं उस केस में यूज होते हैं। अब किसको कहाँ यूज करना है? जैसे मान लीजिए कि दिस इज माई बुक, यानी कि ये बुक जो है ये मेरी है, ये मुझसे बिलोंग करती है, तब ये पोजेसिव प्रोनाउन कहेगा। दिस इज माई क्लास, दिस दैट कार इज माइन, ठीक है, या दैट इज माई कार। तो यहाँ पर पोजेशन जब बता रहे हैं, यानी कि किससे क्या चीज बिलोंग करती है, दिस इज माई फैमिली, ठीक है। तो यहाँ पर पोजेशन जो है वो सिर्फ ऑब्जेक्ट का नहीं होता है, पर्सन का भी होता है। तो जब आप रिलेशन बताते हो, पर्सन के लिए ही कहा गया है, जब पर्सन से रिलेशन बता रहे हो या ऑब्जेक्ट का पोजेशन बता रहे हो, उस केस में पोजेसिव प्रोनाउन आप यूज करते हैं। अब जिस चीज का आप पोजेसिव बता रहे हो, जिसके चीज के बारे में, जैसे मैंने कहा कि दिस इज माई बुक, तो बुक के आगे अगर पोजेसिव प्रोनाउन लगेगा तो माई लगेगा, आर लगेगा, योर लगेगा, हिज लगेगा, हर लगेगा, इट्स लगेगा, देयर लगेगा। लेकिन अगर बुक के बाद लगा दिस बुक इज माइन, बुक के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके आगे आपका पोजेसिव प्रोनाउन आएगा, दैट विल बी, यहाँ पर जो सेकेंड वाले हैं, माइन, आर, ठीक है, माइन, आर, योर, हर, देयर, यहाँ पे नहीं लिखने का कारण ये है कि हिज जो है वो दोनों केस में सेम रहता है। दैट मीन्स इफ आई एम सेइंग कि दिस इज हिज बुक और इफ आई एम सेइंग दिस बुक इज हिज, दोनों ही केस में ये सेम रहता है। दैट इज वाई यहाँ पर नहीं लिखा गया है। इट्स में भी सेम है, दोनों केस में सेम रहता है, चाहे आप आगे लिखे चाहे आप पीछे लिखे। लेकिन कुछ केस में जैसे माइन हो गया, आर्स हो गया, योर्स हो गया, इन केसेस में अगर आप ऑब्जेक्ट पे या जो भी चीज है जिसके बारे में आप पोजेशन या रिलेशन बता रहे हैं, उससे अगर पहले लगेगा, ठीक है, दिस इज माई फैमिली एंड दिस फैमिली इज माइन, ठीक है, तो फैमिली से पहले अगर लग रहा है तो माई लगेगा, आर्स लगेगा, योर लगेगा, हिज लगेगा, हर लगेगा, इट्स लगेगा, देयर लगेगा। अगर फैमिली के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब तो ऑब्वियसली रहेगा ही, फैमिली के बाद आपका लग रहा है तो माइन रहेगा, आर्स रहेगा, योर्स रहेगा, हर्स रहेगा एंड देयर्स लगेगा, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस आपके होते हैं ओनली बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द पोजेसिव प्रोनाउन इन योर सेंटेंस। सेंटेंस का पोजेसिव प्रोनाउन किस जगह लग रहा है इस पे डिपेंड करता है कि आप माई यूज करेंगे या माइन यूज करेंगे। अंडरस्टूड? इज देयर एनी डाउट इन पोजेसिव प्रोनाउन? नो मैम। नो मैम। दिस केस, चलिए ठीक है, दिस केस इज द सिमिलर, ठीक है, जैसे फर्स्ट पर्सन के लिए अगर सिंगुलर है तो माइन लगेगा, प्लूरल है तो आर्स लगेगा, ये सारी चीजें सेम चीज है। तो इफ यू डोंट हैव एनी डाउट देन लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट जो है आपका दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।
रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? परछाई। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब ये हुआ कि जहां आप जो ऑब्जेक्ट है या जहां जो सब्जेक्ट है उसकी आप रिफ्लेक्शन बता रहे हैं, यानी कि उसकी आप परछाई बता रहे हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन कैसे होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आपके होते हैं, बच्चे म्यूट रखिएगा, ठीक है, बैकग्राउंड नॉइज क्रिएट ना करें। तो पोजेसिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो आपके होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वुड बी, यहाँ पर जो स्पेसिफिक वर्ड्स आप रिफ्लेक्सिव के लिए यूज करते हैं, दैट इज माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ। ठीक है, योर सेल्फ भी होता है, ठीक है, माई सेल्फ भी होता है, और होता है वन सेल्फ भी होता है, वन सेल्फ भी होता है प्लूरल में, आर सेल्फ होता है आपका, आर सेल्फ प्लूरल में होता है, आर सेल्फ हो गया, देम सेल्फ हो गया, ये सारी। हाँ, तो ये सारे स्पेसिफिक जो वर्ड्स हैं, इस तरह के जो वर्ड होते हैं, सेल्फ या फिर सेल्फ लगा रहता है जहाँ के जिसके पीछे, तो ये सारे वर्ड्स आपके रहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब क्या? जहां पर रिफ्लेक्शन दिखाया जा रहा है, रिफ्लेक्शन यानी कि परछाई दिखाई जा रही है। इस केस में होता क्या है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, उसी पे असर भी पड़ रहा है उसके काम का, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है वही आपका ऑब्जेक्ट भी है। ठीक है, आई कम हाँ, आई कंप्लीटेड माई असाइनमेंट बाय माई सेल्फ। इसका मतलब मैंने असाइनमेंट कंप्लीट किया, कैसे किया? खुद से किया। तो यहाँ पर आपका जो ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट है वो सेम हो गया। मैंने असाइनमेंट कंप्लीट किया, मैंने किसने काम किया? मैंने किया, और उसका इफेक्ट भी मुझ पे पड़ रहा है, यानी कि मैंने खुद से ही कंप्लीट किया, अपने आप से कंप्लीट किया। दैट मीन्स कि एवरीथिंग इज हैपनिंग अराउंड द सेम सब्जेक्ट, द सेम ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो माई सेल्फ यूज करूं, चाहे योर सेल्फ यूज करूं, हिमसेल्फ यूज करूं, यहाँ पर कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब ये हुआ कि इस केस में जो भी आपका ऑब्जेक्ट रहेगा वही आपका सब्जेक्ट भी रहेगा, यानी कि रिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन ही दिखा रहा है, जैसे मैंने जो सेंटेंस अभी यूज किया कि आई कंप्लीटेड माई असाइनमेंट बाय माई सेल्फ। तो ये रिफ्लेक्शन, माई सेल्फ किसका रिफ्लेक्शन दिखा रहा है? माई का रिफ्लेक्शन दिखा रहा है या आई का रिफ्लेक्शन दिखा रहा है? तो ये दोनों चीजों का रिफ्लेक्शन यहाँ पर माई सेल्फ में दिखाया जा रहा है। तो इस केस में आपका जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो हो जाएगा वो इस चीज के लिए यूज होता है। ठीक है, ऑल्सो बिफोर आई मूव ऑन, जरूरी नहीं है कि जैसे यहाँ पर स्पेसिफिकली जो ये वर्ड्स हैं, पर्सनल प्रोनाउन वाले जो वर्ड हैं, पोजेसिव प्रोनाउन वाले जो वर्ड हैं, स्पेसिफिकली इन्हीं के लिए यूज होते हैं। ठीक है, आप इन चीजों को, इन वर्ड्स को यूज करके पोजेसिव नहीं बता सकते हो या रिफ्लेक्सिव नहीं बता सकते। स्पेसिफिकली उसी तरह इन वर्ड्स को यूज करके आप पर्सनल प्रोनाउन नहीं बता सकते हो या कोई और प्रोनाउन नहीं बता सकते हो। लेकिन इसके बाद वाले जो टाइप्स होते हैं उनमें ऐसा हो सकता है कि कुछ वर्ड्स जो हैं वो दो टाइप ऑफ प्रोनाउंस के लिए यूज हो रहे हैं। ठीक है, सेम पैलेट शेयर करते हैं। पैलेट शेयर करना मतलब जो उसके अंदर का जो कंटेंट है, एक तरह से आप समझ लीजिए कि वो लोग जो हैं दो टाइप ऑफ प्रोनाउन या दो से ज्यादा प्रोनाउन जो हैं टाइप के, वो शेयर करते हैं आपस में। तो जरूरी नहीं है कि अगर रिफ्लेक्सिव में ये वर्ड यूज होता है तो ये कहीं और यूज नहीं हो सकता। किसमें यूज होते हैं ये सारे वर्ड? एम्फेटिक या इंटेंसिव प्रोनाउन में। एम्फेटिक और इंटेंसिव का मतलब क्या होता है? जहां पर आप किसी चीज से, इंटेंस का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज्यादा पैशनेट है किसी चीज में, इंटेंसिव कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा आप, यस बोलिए बच्चे। नो मैम, कुछ हाँ, तो इंटेंसिव या इम्फेटिक का मतलब होता है एम्फसाइज करना, यानी कि इम्पोर्टेंस देना, यानी कि जोर लगाना किसी चीज पे, इम्पोर्टेंस दे रहे हैं आप उसी चीज पे। पूरा आपका जो सेंटेंस है वो वहां पर जोर लग रहा है जब आप बोल रहे हो, तो स्ट्रेस पड़ रहा है जब आप उस सेंटेंस को बोल रहे हो। ठीक है,
तो यहाँ पर ये सारे जो वर्ड होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाले वर्ड, ये सारे आपके इन्फेंटिक, इफेटिक और इंटेंसिव के लिए भी यूज होते हैं। क्यों यूज होते हैं? क्योंकि इम्फेटिक और इंटेंसिव का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं सेंटेंस में, और रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है जो रिफ्लेक्शन बताता है। लेकिन जब आप सेंटेंस फॉर्म करते हो तो दोनों ही चीजें साथ में इन्हीं वर्ड्स के साथ हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, if I use the same sentence, I completed my assignment by myself, ठीक है, तो by myself जो है यहाँ पर उस चीज पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। मैंने अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, आई शुड नॉट हैव यूज्ड माई सेल्फ इन दैट। मुझे अगर सिर्फ इतना बताना था कि मैंने अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है, तो मेरे लिए ये सेंटेंस काफी था, दैट आई हैव कंप्लीटेड माई असाइनमेंट, राइट। लेकिन मैंने यहाँ पर सेंटेंस में माई सेल्फ यूज ही इसलिए किया है ताकि मैं इस चीज पे इम्पोर्टेंस डाल सकूं कि मैंने जो है पूरा असाइनमेंट खुद से कंप्लीट किया। मैंने किसी की हेल्प नहीं ली, मैंने गूगल की हेल्प नहीं ली, मैंने कहीं से भी एक्स्ट्रा हेल्प नहीं ली, मैंने ये सारा चीज खुद से किया। अंडरस्टूड? तो दैट इज वाई यहाँ पर ये इम्पोर्टेंस दिखा रहा है, ये स्ट्रेस दिखा रहा है कि मैंने जो भी काम किया वो खुद से किया। अंडरस्टूड? So that is why emphatic और intensive pronouns जो होते हैं, they share the same words with relative pronouns, but दोनों का काम अलग अलग होता है। Reflective pronoun का काम रहता है कि वो subject और object जो भी हैं वो obviously same होता है reflective pronoun में, तो उनका reflection यानी कि उनकी परछाई बता रहे हैं कि मैंने काम जो किया वो खुद से किया, ठीक है, तो वो मेरी परछाई बता रहे हैं, वो मेरा रिफ्लेक्शन बता रहे हैं। एम्फेटिक या इंटेंसिव प्रोनाउन क्या कर रहा है? वहां पर इंपॉर्टेंस बता रहा है कि मैंने काम तो किया लेकिन मैंने खुद से किया, मैंने किसी और की हेल्प नहीं ली। यहाँ पर ये सारे जो आपके सेंटेंस हैं, इन सेंटेंसेस में भी यही सारी चीजें बताई गई हैं कि दिस रिक्वेस्ट केम फ्रॉम द एम्प्लॉयज देमसेल्फ, यानी कि इस चीज पे क्यों इंपॉर्टेंस दी जा रही है, देमसेल्फ क्यों लिखा गया कि यहाँ पर ये जो रिक्वेस्ट है ये किसी मैनेजर ने नहीं भेजी है, ये किसी सीनियर मैनेजर ने, एसोसिएट ने नहीं भेजी, एचआर ने नहीं भेजी, ये खुद एम्प्लॉयज ने ही भेजी है, इस पे इम्पोर्टेंस बताई जा रही है। तो दैट इज वाई यहाँ पर देमसेल्फ लगा, लेकिन रिक्वेस्ट जो है ये एम्प्लॉयज की तरफ से ही आई है। तो यहाँ पर एम्प्लॉयज जो हैं वो इस सेंटेंस के सब्जेक्ट भी हैं और ऑब्जेक्ट भी हैं, इसीलिए ये देमसेल्फ जो है ये देमसेल्फ रिफ्लेक्टिव भी होगा और एम्फेटिक और इंटेंसिव भी होगा। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर टू यू ऑल? यस मैम। यस मैम। अगर किसी को कोई डाउट हो रहा है दे कैन आस्क मी, ठीक है। यहाँ पर और एग्जाम्पल गिवन है, ये एग्जाम्पल इसीलिए समझाया था ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। रिफ्लेक्टिव अगर है तो एम्फेटिक कैसे हो गया, दोनों ही सेम हो सकते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। नेक्स्ट है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है दिखाना, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव अगर मैं कहूँ तो डेमोन्स्ट्रेटिव अगर कोई वीडियो होता है, जैसे यूट्यूब पे आपने बहुत सारा आजकल देखा होगा DIY वीडियोस आती हैं, राइट। हैंडमेड आपको कार्ड्स बनाने बताए जाते हैं, उसमें ब्रेसलेट्स बनाने बताए जाते हैं। ये सारे DIY का क्या होता है कि आपको करके दिखाया जाता है कि आपको कैसे वो कार्ड किस तरह काटना है, कहाँ से कौन सा फ्लावर वहां पे जोड़ सकते हो, कोई एडिशनल डेकोरेशन है, ग्लिटर्स लगाने हैं, कहाँ लगाओगे, कैसे लिखना है, कैसे में लिखना है, कहाँ से स्टार्ट करें लिखना, ये सारी चीजें आपको बताई जाती हैं। तो जहां आप करके दिखाते हो कोई चीज उसे डेमोन्स्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक ऐप डेवलप किया तो आप कैसे यूज करोगे ये आपको इन्वेस्टर्स को या जिसके भी सामने आप प्रेजेंटेशन दोगे बताओगे, ठीक है। ऐप कैसे लॉगिन करना है, ठीक है, आपने डाउनलोड कर लिया, उसके बाद लॉगिन किया, यूजर आईडी आपका बन गया, उसके बाद आपको वहां से नेविगेट कैसे करना है मेन पेज पर, ये सारी चीजें आप करके दिखाओगे तो उसे डेमोन्स्ट्रेशन कहते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो इंडिकेट करते हैं कि किस चीज के बारे में बात हो रही है। For example, the words specifically which are used in demonstration वो होते हैं that, this,
those, these, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं ये स्पेसिफिकली यूज होते हैं इस तरह के वर्ड्स डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के लिए। ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि किस चीज के बारे में बात की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक द सेम एग्जाम्पल हियर, दिस रिक्वेस्ट केम फ्रॉम द एम्प्लॉयज देमसेल्फ। तो यहाँ पर आपका जो रिक्वेस्ट है, क्या चीज के बारे में बात हो रही है? रिक्वेस्ट के बारे में बात हो रही है। इवन दो रिक्वेस्ट इज नॉट द सब्जेक्ट हियर, रिक्वेस्ट आपका ना सब्जेक्ट है ना ही ऑब्जेक्ट है। रिक्वेस्ट एक यहाँ पर वर्ब है, रिक्वेस्ट किया जाता है, राइट? तो रिक्वेस्ट आपका वर्ब है। तो ये इवन दो यहाँ पर एज अ नाउन यूज हो रहा है, फिर भी ये जो है यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है? तो ये रिक्वेस्ट यानी कि दिस रिक्वेस्ट इज जो है आपका यहाँ पर इंडिकेट किया जा रहा है कि कौन सी रिक्वेस्ट, तो ये वाली स्पेसिफिकली ये वाली रिक्वेस्ट, ठीक है? नाउ डू नॉट गेट कंफ्यूज, ये जो सेकेंड एग्जाम्पल है, दे themselves know that the pronoun, sorry, that the prank was in bad taste। यहाँ पे जो that है ये डेमोन्स्ट्रेटिव नहीं है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव नहीं है, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन मतलब दिखाना। दैट कार इज माइन, तो वो वाली जो कार है वो मेरी है, मैं दिखा रही हूँ। दैट रेड कार इज ओन्ड बाय द CEO, ठीक है? वो जो रेड कार है वो CEO ओन करता है, ठीक है? These those if we go to that, yes, those dosas that we have last time in this restaurant were very tasty। तो those मतलब वो स्पेसिफिकली उन डोसास के बारे में बात कर रहे हैं जो उन्होंने लास्ट टाइम इस रेस्टोरेंट में खाए थे। तो स्पेसिफिक ड्यूरेशन वहां पर बताया जा रहा है, इंडिकेट किया जा रहा है किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? तो दैट, यहाँ वाला जो दैट है, ये जो इस सेंटेंस में दैट यूज हुआ है, दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन, वो रिलेशन बता रहा है, ठीक है? तो इसमें कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक है? ये वाला जो दैट है वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन में यूज हुआ है। ये दिस जो है वो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव है। दिस रिक्वेस्ट, दैट रिक्वेस्ट, दोज एम्प्लॉयज, दीज एम्प्लॉयज, इस तरह का जो आपका रहता है इंडिकेट करना कि क्या चीज के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज योर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। किसी को भी कोई डाउट डेमोन्स्ट्रेटिव में? Is there anyone who is having any doubt in demonstrative? चलिए, नहीं है डाउट तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट इज योर indefinite pronoun। indefinite pronoun जैसे आपको एग्जांपल में दिख रहा है, everyone, anyone, any, someone। इसके अलावा भी और सारे होते हैं, दैट इज योर everybody, ठीक है? या everything, इस तरह के भी जो आपके रहते हैं सिमिलर केसेस में, anybody, anything, somebody, something, ये सारे आपके इंडेफिनेट प्रोनाउंस ही रहते हैं। इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है? जो डेफिनेट नहीं है, जो फाइनाइट नहीं है, ठीक है? जहां आप वो चीज स्पेसिफिकली नहीं बता सकते हो कि कितने लोग हैं, ठीक है? अगर एवरीवन बोल रही हूँ तो एवरीवन में सब कोई इंक्लूडेड है, तो मुझे स्पेसिफिकली बताने की जरूरत नहीं है कि मैं कौशल को बोल रही हूँ या मुकेश को बोल रही हूँ, राइट? तो एवरीवन बोल दिया मतलब सबको बोल रही हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर इनडेफिनेट प्रोनाउंस तब यूज करते हैं जब आपको स्पेसिफिकली नहीं पता। जैसे मैंने समवन अगर यूज किया, तो समवन वाज देयर इन द क्लास, तो यहाँ पर मुझे स्पेसिफिकली नहीं पता कि कौन था, या फिर मैं नहीं बताना चाहती हूँ कि कौन था, ठीक है? लाइक इफ आई वांट टू आस्क यू दिस क्वेश्चन कि समवन इन द क्लास send me this message, or someone in the class has not submitted the assignment। तो यहाँ स्पेसिफिकली मुझे पता है कि किस स्टूडेंट ने असाइनमेंट नहीं सबमिट किया है या किस स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया है, लेकिन मैं यहाँ पर बताना नहीं चाह रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि वो बच्चा खुद आके मुझे बोले कि क्यों उसने ऐसा किया। अंडरस्टूड? So in that cases also you use indefinite pronoun। anyone मतलब if anyone having any doubt, तो ये क्वेश्चन रेगुलरली anyone का मतलब क्या? कोई भी जिसको डाउट है वो पूछ सकता है, लेकिन जिसको डाउट नहीं है उनसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, ठीक है? इफ आई एम स्पीकिंग दैट एवरीवन
who is having any doubt they can ask. तो everyone, ये जो क्वेश्चन होता है ये पेचीदा लग रहा है, ऐसे आप नहीं पूछते हो कभी कि everyone who is having any doubt in us. anyone पूछते हो, क्यों पूछते हो anyone इसलिए पूछते हो ताकि जो लोगों को डाउट नहीं है उनके लिए ये क्वेश्चन है ही नहीं, जिनको डाउट है उनके लिए ये क्वेश्चन बनाया गया. everyone understood, that is the question answered by everyone. ठीक है, अगर मैं ये पूछूं कि everyone if you all understood or not, ठीक है, everyone understood or not, ये क्वेश्चन मैंने सबसे किया कि आपने समझा या नहीं समझा, तो हाँ या ना में आप आंसर करोगे. ये क्वेश्चन सबके लिए है. someone और if someone having any doubt they can ask, तो ये someone जो है स्पेसिफिकली मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिनके पास डाउट है. everyone आप तब यूज करते हैं जब आप सबको कुछ ना कुछ पूछना चाहते हैं, चाहे उनका आंसर सेम हो चाहे आंसर अलग हो. मेरा ये क्वेश्चन everyone understood or not, this question is asked by me to everyone. मैं सबको ये पूछ रही हूँ. किसी का आंसर यस होगा, किसी का नो होगा, सबका यस हो सकता है, सबका नो हो सकता है, लेकिन मेरा ये क्वेश्चन जो है ये सभी के लिए है. एनीवन या एनीबॉडी पूछने का मतलब है कि जिसको डाउट है या जिसको डाउट नहीं है उनके लिए स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. समवन अगर बोल रही हूँ तो स्पेसिफिक एक पर्सन हो सकता है, एक से ज्यादा पर्सन हो सकते हैं, लेकिन उस स्पेसिफिक पर्सन के लिए ही मैं एक क्वेश्चन कर रही हूँ. Are you clear in indefinite pronouns? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. डिस्ट्रीब्यूटिव यानी डिस्ट्रीब्यूशन करना. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन करना मतलब बांट देना. तो बांट, जब डिस्ट्रीब्यूशन करते हो तो कैसे करते हो इसमें मैं बताती हूँ. डिस्ट्रीब्यूशन करने का मतलब क्या हुआ, ये आपने बांट दिया. बांट दिया का मतलब जो सेंटेंस ईच जैसे आप यूज करते हो, तो ईच यूज करने का मतलब क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 5 पर्सन है, ठीक है, ABCD 5 पर्सन है, और मैंने पांचों को एक एप्पल दिया और कहा कि टेस्ट करके मुझे बताओ कि कैसा लगा. ठीक है, तो माय क्वेश्चन, अगर मैं ए से पूछूं कि ए टेस्ट दिस एप्पल एंड टेल मी व्हाट हाउ डज इट टेस्ट, यही सेम क्वेश्चन मैं बी से करूंगी, बी टेस्ट दिस एप्पल एंड टेल मी हाउ डज इट टेस्ट. तो ये क्वेश्चन जो है स्पेसिफिकली ABCDE सबसे मैं पूछूंगी. तो इन केसेस में होता क्या है कि जब आप ईच यूज करते हैं कि ईच वन ऑफ यू और ईच ऑफ यू taste this apple, taste the apple and tell me what how do you like it or not. ठीक है, तो ये क्वेश्चन ईच लगाने का मतलब क्या हुआ, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन मुझे यहाँ सबसे करना था, वो पांचों से करना था. तो इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग माय क्वेश्चन 5 टाइम्स आई यूज द वर्ड ईच. ठीक है, मैंने ईच यूज किया ताकि मुझे वो क्वेश्चन जो है वो हर एक को रिपीट ना करना पड़े. ठीक है, जैसे ईच वन ऑफ यू हैव टू सबमिट योर असाइनमेंट फॉर द MRQ और असाइनमेंट मार्क्स. तो यहाँ पर ईच वन ऑफ यू मुझे लिखना है, तो इसका मतलब मैं हर एक स्टूडेंट को बोल रही हूँ. हालांकि एवरीवन इज सेम, ठीक है, एवरीवन भी सेम है, ईच भी सेम है, लेकिन ईच और एवरीवन में क्या डिफरेंस है. अगर मैं एवरीवन बोलती हूँ कि everyone you can submit the assignment or everyone has to submit their assignment, तो यहाँ पर everyone में क्या हो जाता है ना कि you don't have specific number or you expect everyone to answer the same thing. ठीक है, सेम आंसर आपका नहीं आ सकता है ईच में, ठीक है, या नहीं आ सकता है. तो यहाँ पर एवरीवन और ईच में डिफरेंस ये हो जाता है कि ईच स्पेसिफाई करता है कि आप एक एक इंडिविजुअल से ये पूछना चाहते हो. एवरीवन मतलब मुझे पता ही है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं. ठीक है, इंडेफिनेट का मतलब पता चल गया ना कि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि कितने लोग हैं, तो उनको मैं एवरीवन बोलती हूँ. डिस्ट्रीब्यूटिव में ईच में मुझे पता है कि कितने लोग यहाँ पर हैं. ठीक है, अगर मुझे पता है कि BSc IT स्टूडेंट, BSc IT थर्ड ईयर में कितने स्टूडेंट हैं, तो अगर मैं कहूंगी ईच वन ऑफ यू हैव टू सबमिट द असाइनमेंट, इसका मतलब कि मैं जितने अटेंडेंस में है स्टूडेंट उन सभी से एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि वो इस चीज का रिप्लाई करेंगे. यानी कि मुझे स्पेसिफिकली पता है कि किन स्टूडेंट्स को मैंने यहाँ पर असाइनमेंट के लिए बोला है. अंडरस्टूड. तो यहाँ पर यही डिफरेंस है
अगर किसी को कंफ्यूजन है तो अभी क्लियर अप कर देती हूँ। एवरीवन आप तब यूज करते हैं जब आपको स्पेसिफिकली नंबर ऑफ रिसीवर्स नहीं पता है आपके सेंटेंस के, ठीक है। जब आप कोई सेंटेंस किसी के बोलोगे तो एवरीवन में कौन कौन इंक्लूडेड है आपको नहीं पता है, ईच में आपको स्पेसिफिकली पता है कि कितने लोग इंक्लूडेड है, इसीलिए आपने ईच बोला, ठीक है। आइदर और कब यूज करते हो? आइदर आप यूज करते हो आइदर और जब आपके पास दो ऑप्शन हैं, ठीक है, किसी भी चीज से रिलेटेड। आइदर यू कैन गो टू जू और यू कैन गो टू द हिल स्टेशन, ये दो ऑप्शन है जाने के। आइदर यू कैन टेक कॉफी और यू कैन टेक टी, आइदर यू कैन कम टू द क्लास और यू कैन स्टे एट होम, ठीक है। तो आपके पास दो ऑप्शन हैं, ठीक है। वेदर आप यहाँ पर फॉलो अप करते हो उस ऑप्शन को, दैट डजंट मैटर, ठीक है। जब आप उसमें से एक चूज करना है आपको, ठीक है, जैसे कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आइदर यू कैन हैव टी और कॉफी, ये ऑप्शन आपको दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है जबरदस्ती कि आपको दोनों में से कोई एक चूज करना ही है, लेकिन दोनों में से कोई एक आपको बताया जा रहा है कि यू कैन चूज आइदर ऑफ देम, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे टी और कॉफी दोनों चाहिए, तो दिस इज नॉट पॉसिबल इन आइदर केस, ठीक है। आइदर केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। या फिर मुझे हिल स्टेशन और जू दोनों देखने जाना है, तो वो मैं एक साथ ऑब्वियसली नहीं जा सकती हूँ देखने के लिए, या फिर आई हैव टू सेव सम मनी और सेव सम टाइम, गेट टू दैट टाइम व्हेन आई कैन ट्रैवल टू द हिल स्टेशन, तो वो सारी चीजें एक साथ नहीं की जा सकती हैं। दैट इज वाई इन दोज केसेस आई यूज आइदर और, ठीक है। तो आइदर और मतलब आइदर के बाद एक ऑप्शन और के बाद एक ऑप्शन, ये आपका केस होता है आइदर और का। एनी आप यूज करते हो जब आपके पास ऑप्शंस आपने पहले ही बता दिए, चाहे दो है, दो से ज्यादा ही ऑप्शन होते हैं तभी आप एनी यूज करते हो बेसिकली। तो दो से ज्यादा ऑप्शन है, मान लीजिए कि we can go to the hill station, we can go to Ranchi, we can go to the zoo और we can watch the movie, ये सारे हमारे पास ऑप्शन है। we can do any of these, ये लास्ट में आपने लिखा, तो any of these में वो सारे ऑप्शन जो ऊपर में लिखे हुए हैं वो इंक्लूडेड हैं, और उन सभी में से कोई भी आप एक चूज कर सकते हैं। अंडरस्टूड? जैसे आपका आंसर में एमसीक्यूज जब आते हैं क्वेश्चन आंसर में, तो एमसीक्यू में जब भी ऑल ऑफ एनी ऑफ दीज लिखा होता है या ऑल ऑफ दीज लिखा होता है, तो ऑल ऑफ दीज क्यों लिखते हैं कि जो भी ऊपर ऑप्शंस लिखा है, जैसे चौथा ऑप्शन अगर डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज है तो एबीसी तीनों है, राइट, लेकिन ईबीसी में से कोई एक रहेगा तब एनी ऑफ दीज आएगा, ठीक है। मान लीजिए एबीसी तीनों ही आंसर सही है और तीनों में से कोई एक चूज करना है, उस केस में आपको एनी ऑफ दीज लिखना है। अगर तीनों चूज कर रहे हैं तो वहां पर ऑल ऑफ दीज आएगा। अंडरस्टूड? नाइदर नॉर आपका तब यूज होता है जब आपके पास जो दोनों ऑप्शन है वो आप चूज नहीं कर रहे हो, या फिर आप दोनों ही ऑप्शन आप चूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, नाइदर कैन वी विजिट द जू नॉर गो टू द हिल स्टेशन, मतलब हमारे पास ना तो इतना टाइम है और ना ही इतना मतलब जो सिचुएशन है वो फेवरेबल नहीं है, इतनी फेवरेबल नहीं है कि हम ना तो जू जा सकते हैं ना ही किसी हिल स्टेशन घूमने जा सकते हैं। तो ये सिचुएशन आपके हाथ से बाहर है, लेकिन उसके बावजूद जो दोनों सिचुएशन, दोनों ऑप्शन थे वो चूज नहीं हो रहे हैं। नाइदर आई लाइक कॉफी नॉर आई लाइक टी, मुझे ना कॉफी पसंद है ना टी पसंद है। तो दोनों ही केस में आप यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन चूज नहीं कर रहे हो, इसका मतलब नाइदर नॉर में ऑप्शन तो ही है, नाइदर के बाद एक ऑप्शन, नॉर के बाद एक ऑप्शन, लेकिन यहाँ पर चूज नहीं हो रहा है कोई भी ऑप्शन। अंडरस्टूड? नन आपको पता है कि जब भी कोई ऑप्शन चूज नहीं होता है, जब एक से दो से ज्यादा ऑप्शन है तब आप नन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम लाइक इफ आई गिव यू एन एग्जाम्पल, तो जैसे आपका मैंने जो क्वेश्चन पेपर का एग्जाम्पल दिया, ठीक है, अगर आपका डी ऑप्शन में लिखा है नन ऑफ दीज या नन, इसका मतलब क्या होता है कि एबीसी में जो लिखा है वो आंसर सही नहीं है उनमें से कोई भी, तभी आप नन ऑफ दीज या नन लगाते हैं ऑप्शन में, राइट। नन का मतलब है कि आपके पास दो से ज्यादा ऑप्शन है और दोनों उनमें से कोई भी ऑप्शन आप चूज नहीं कर सकते हो या फिर सही नहीं है वो ऑप्शन। अंडरस्टूड?
बोथ आपका दो चीजों के लिए यूज होता है जब दोनों ही चीजें साथ में हो रही हैं, ठीक है। बोथ द गर्ल्स अटेंडेड द क्लास, तो दोनों ही लड़कियों ने क्लास अटेंड की। बोथ ऑफ यू कैन पार्टिसिपेट इन बोथ द सिंगिंग एंड डांसिंग कॉम्पिटिशन, आप दोनों ही कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सिंगिंग में भी डांसिंग में भी। अंडरस्टूड? बोथ मतलब कोई भी दो चीज साथ में हो रही है और आपको परमिशन है कि आप दोनों चीज कर सकते हो या आप चाहते हो कि दोनों चीज साथ में करें, ठीक है। एनी डाउट इन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन? नो मैम। चलिए, किसी को भी कोई डाउट होगा दे कैन आस्क मी, आई एम जस्ट मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट आपका है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल का मतलब आपने रेसिप्रोकल पढ़ा होगा मैथ्स में, राइट। इनवर्स जो होता है 1/x का रेसिप्रोकल x/1, राइट। तो यहाँ पर रेसिप्रोकल का मतलब होता है जब आपको कोई भी इमोशंस जो होते हैं वो कन्वे करने होते हैं एक दूसरे के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका दो सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। दो सब्जेक्ट्स हैं, दो सिस्टर्स हो सकती हैं, दो ब्रदर्स हो सकते हैं, दो both the twins, both of them are twins but still they are opposite, completely opposite to each other, मतलब वो दोनों ही जो हैं वो ट्विंस हैं और लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो दोनों एक जैसे रहें, लेकिन उन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो इस केस में आपका each other यूज होगा। जब आपका सब्जेक्ट जो है वो सिर्फ दो है तो उस केस में आपका each other यूज होगा। अगर आपका सब्जेक्ट दो से ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेलिंग यू अबाउट, अगर सारे ही स्टूडेंट के बारे में मैं बताऊं, ठीक है, यहाँ क्लास में जितने भी स्टूडेंट है सभी के बारे में मैं बताऊं, तो ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स इन BSc IT थर्ड ईयर सपोर्ट वन अनदर, यानी कि आप लोग सब कोई आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, इन दैट केस वन अनदर होगा, ठीक है। ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, लेकिन मतलब रूल जो है नाउन में आपने पढ़ा है, नाउन में आपको लिखा गया है, बट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली आप कॉन्वर्सेशन में फॉलो नहीं करते, लेकिन ग्रामेटिकली जब आप लिख रहे हैं तो बेसिकली ये रूल्स बहुत ज्यादा फॉलो होते हैं। तो ईच अदर या वन अनदर होता है जब आप आपस में दो सब्जेक्ट या दो से ज्यादा सब्जेक्ट के बीच का जो रिलेशन है तब आप बता रहे हैं, ठीक है, किस तरह दोनों आपस में बिहेव कर रहे हैं या किस दोनों का कैरेक्टर कैसा होता है, ये सारी चीजें कंपेयर करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। For example, X is faster than Y, but they run approximate, but the running speed of both of them are approximately same to each other. मतलब उन दोनों का जो टाइमिंग है जिसमें वो रन करते हैं वो टाइमिंग बेसिकली सेम है दोनों का आपस में, ठीक है। तो यहाँ पर ईच अदर हो गया या वन अनदर हो गया। रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज होता है जब आप रेसिप्रोसिटी चीज बताते हैं, यानी कि आपस में दोनों में कैसा रिलेशन है, किस तरह का काम हो रहा है, ये सारी चीजें जब बता रहे हैं, रिलेशन बता रहे हैं दो चीजों में या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स में आपस में, तब आप ईच अदर या वन अनदर यूज करते हैं। इफ यू want me to give more example, you can just tell me. Okay, next is your relative pronoun. Relative pronoun जो रिलेशन बताएं, रिलेशन बताने का मतलब क्या हुआ कि जहां पर आप यहाँ पर रिलेशन किस चीज का बता रहे हैं, रिलेशन आप बता रहे हैं, ठीक है, रिलेशन आप बता रहे हैं दो सब्जेक्ट में बता सकते हैं, किसी काम में, जैसे दैट इज द पर्सन who went to the jail, who went to jail, ठीक है, इसका मतलब वही वो पर्सन है जो जेल गया था। तो वहां पर दैट जो है वो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। who जो है, who went to the jail is your relative pronoun, ठीक है। This parking lot is mine, that makes it this parking lot is under my office, so that makes it mine, यानी कि ये जो पार्किंग लॉट है ये मेरे ऑफिस के अंदर आता है या मेरे ऑफिस के नीचे है, इसकी वजह से ये मेरा है।
तो ये दैट जो हो गया यहाँ पर, ये रिलेटिव हो गया, ये रिलेशन बता रहा है, ठीक है, कि क्योंकि ये मेरे ऑफिस के अंडर आता है, इसीलिए ये मेरा है, तो ये दैट जो है ये रिलेशन बता रहा है। नाउ if we go through this example, avoid reporting things that you yourself haven't witnessed. उन चीजों को आप रिपोर्ट नहीं करेंगे जिन चीजों को आपने खुद से नहीं देखा है, ठीक है। तो वो चीज, वो थिंग जो आपने नहीं देखा है और वो चीज जो आपने रिपोर्ट किया है, इनके बीच का रिलेशन बता रहा है दैट। तो दिस इज योर रिलेटिव प्रोनाउन। So that is basically used in आपका रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं who, whom, whose, which, that, ये यूज होता है। इसमें ध्यान क्या रखना है कि जब आप सब्जेक्ट के लिए, जैसे मैंने कहा दैट पर्सन, तो दैट पर्सन आपका सब्जेक्ट है, तो उसके लिए आप who यूज करेंगे, ठीक है, या फिर आप दैट यूज करते हैं जब ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है, जैसे रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं या किसी और स्पेसिफिक चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो थिंग है या ऑब्जेक्ट है, तो उसके लिए आप दैट यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट जहां रहेगा तो हु और दैट यूज होता है। ऑब्जेक्ट जहां रहता है, ठीक है, दैट इज द पर्सन whom I gave my bag to, यानी कि मैंने अपना बैग उसे दिया, तो वो पर्सन को इंडिकेट कर रहा है, रिलेशन बता रहा है, तो वहां पर whom यूज होगा, ठीक है। तो उसी केस में जब आपका ऑब्जेक्ट रहता है जिससे आपको रिलेशन बताना है, ऑब्जेक्टिव केस में, तब आप which यूज करते हैं, ठीक है। तो whom और which आपका ऑब्जेक्टिव प्लेस यानी कि ऑब्जेक्ट के प्लेस के लिए अगर आप लगा रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन, तो उसके लिए यूज होता है। whose आपका होता है पोजेसिव बताने के लिए, पोजेशन बताने के लिए। whose book is this, ठीक है, this book is the person whose class was last, ठीक है। तो whose आपका पोजेसिव एक तरह से पूछने के लिए बताया जाता है, ठीक है। तो whose आपका रिलेशन बता रहा है प्रोनाउन के लिए। गिव मी अ मिनट, मेरा हेडफोन का बैटरी हो गया है डेड। यस, सो एज आई वाज टेलिंग कि यहाँ पर आपका जो है whose आपका यूज होता है पोजेशन जब आपको रिलेट करना होता है, ठीक है, रिलेशन बता रहे हो, जैसे ऑब्जेक्ट का रिलेशन बता रहे हो, किसी पर्सन का रिलेशन बता रहे हो, ठीक है, सिर्फ रिलेशन बता रहे हो, तो कनेक्ट करने के लिए आप whose यूज करते हो। अगर आपको कनेक्शन बताना है सब्जेक्ट के लिए, तो सब्जेक्ट के लिए आपका whose और that यूज होता है, who और that यूज होता है आपका सब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्ट के लिए whom और which यूज होता है, ठीक है। Any doubt? If you have any doubt, I can give you more examples or I can send you more examples. Interrogative pronouns जो होते हैं, those are what? जिससे आप क्वेश्चंस बनाते हो, ठीक है। Who, what, where, when, ठीक है, ये सारे आपके, इसके अलावा और भी हैं, ठीक है। Why मैम? सॉरी, Why मैम? हाँ why और भी हैं, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग कि बहुत सारे ऐसे हैं जिनको आप स्पेसिफिकली क्वेश्चन बनाने के लिए यूज करते हैं। सिर्फ क्वेश्चन बन रहा है तो वो सारे आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हैं, ठीक है। हु आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, व्हेन आर यू कमिंग बैक, व्हाई आर यू गोइंग, ये सारी चीजें आपसे कुछ पूछ रही हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन के लिए ये सारी वर्ड्स जो होते हैं, इन सभी को हम प्रोनाउन कहते हैं। इज देयर एनी डाउट इन टाइप्स ऑफ प्रोनाउन? टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में किसी भी टाइप में किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन लेट मी टेल यू दिस। टाइप आपका आज खत्म हो गया है, तो नेक्स्ट क्लास से हम प्रोनाउन का इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर किसी को कोई स्पेसिफिक डाउट होता है तो लेट मी डू दिस। प्रोनाउन का ये जो टाइप वाला फाइल है, इसको मैं अलग करके एक अलग फाइल में सेंड कर देती हूँ, ताकि आपके पास रहे ये सारा चीज, पढ़ लेना। अगर डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास पूछ लेना। All right, so I have taken the attendance. I hope there is no other issue regarding anything. अगर कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास आप पूछ सकते हैं। So let's end this class here. Okay? Okay. Okay, ma'am.